हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ24 में। तो आज हम लोग आपका एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय वास्तविक संख्याएं प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, वो क्या क्या होती है जिनको आपको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो अब चलिएगा, अब देखते हैं। पहली बात तो ये कि वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं। तो अब आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो इसमें आपको देखना है वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, सहभाज्य संख्याएं। दशमलव प्रसार में हमें देखना है दशमलव प्रसार शांत और अशांत होता है। अगर अशांत है तो आवर्ती और अनावर्ती होता है। इसके बाद हमको देखना है एचसीएफ और एलसीएम, साथ में अभाज्य गुणनखंड भी देखना होगा और अपवर्तक भी समझना होगा। तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक आपका है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसमें देखिएगा दोस्तों, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वह संख्याएं जिनका संपूर्ण अथवा निकटतम मान ज्ञात किया जा सकता है। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको देखना है दोस्तों, वह संख्याएं जिनका संपूर्ण अथवा निकटतम मान ज्ञात किया जा सकता है, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अब देखिएगा, वास्तविक संख्याएं जो आपकी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, अब देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ समझने वाले वास्तविक संख्याएं है कौन कौन। तो जैसे देखिएगा, वास्तव में यदि आपको 2 मिल जाए तो इसका पूरा पूरा मान आपको मिल चुका है, तो ये भी कैसी संख्या है, वास्तविक, क्योंकि आपने इसका संपूर्ण मान ज्ञात कर दिया है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 12, तो इसका भी आपने संपूर्ण मान ज्ञात कर लिया है, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, तो ये भी वास्तविक संख्या हो जाएगी। अगर मान लो 5 10/5 हो तो 5 से काट दो, 2 मिल जाएगा, यानी आपने पूरा पूरा मान ज्ञात कर दिया दोस्तों, तो ये भी क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है। इसके बाद देखते हैं, अब अगर आपको दे दिया गया हो √3, तो √3 में क्या देखा गया, मान तो आपको मिलेगा 1.732 डॉट डॉट अनंत। तो पूरा मान तो आप नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि अनंत तक जा रहा है, इसका अंत हो ही नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ शेष बचता रहेगा। इस प्रकार से आप निकटतम मान ज्ञात कर सकते हैं, पूरा पूरा नहीं ज्ञात कर सकते। फिर भी ये क्या होगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। आपने कहा निकटतम मान अगर आप ज्ञात कर सकते हैं तो कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो अब आइए देखते हैं, यानी अब आपको समझना है। लेकिन हाँ, एक बात और दोस्तों, जैसे रूट में अगर माइनस चिन्ह मिल जाएगा तो आप इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि माइनस को रूट के भीतर से गायब करना आसान बात तो है नहीं। तो इसलिए याद रहे दोस्तों, कोई भी संख्याएं हैं अगर ऋणात्मक है और ऋणात्मक संख्याओं का रूट लगा हुआ है, तो वह संख्याएं हो जाती है आपकी काल्पनिक संख्याएं, यानी जिनका मान केवल आभास किया जा सके, ज्ञात ना किया जा सके, वह संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। तो इतना ध्यान रखना, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो अब आइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं की परिभाषा तो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो। तो देखते हैं दोनों कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आपको दे दी गई है, नंबर 1 पर है इसकी
परिमेय संख्या। देखिएगा दोस्तों, परिमेय संख्याएं, ये वास्तविक संख्या की पहली प्रकार होती है परिमेय संख्याएं। अब हम सबको ये समझना है कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्याएं कहते हैं जी। वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है और या फिर अशांत आवर्ती होता है, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो अब आइए देखते हैं, जैसे में भी कुछ आपको समझना है। जैसे देखिएगा, अगर हम सबको मिल जाए 2.5, तो ये शांत है दोस्तों। अगर शांत है तो एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाए तो हम उसे कहते हैं शांत, तो पूरा पूरा ना कटे तो उसे कहते हैं अशांत। अब यहाँ देखिएगा 2.5 है, 5.0 आ जाए, या फिर दोस्तों मान के चलिएगा कि 8.767676 इस प्रकार अनंत तक आ जाए। दशमलव के बाद यहाँ देखिएगा, अब आपको थोड़ा समझना है आवर्ती और अनावर्ती किसे कहते हैं। दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं, अगर वो अपने निश्चित क्रम पर हैं, तो हम लोग उन्हें कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या कहते हैं दोस्तों? अशांत आवर्ती कहते हैं। और यदि अपने निश्चित क्रम पर नहीं है तो हम उन्हें कहते हैं अशांत अनावर्ती। तो यहाँ देखिएगा, वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, अर्थात क्रम निश्चित है। हमेशा 7 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है। तो इस प्रकार क्रम निश्चित है। अगर क्रम निश्चित है दोस्तों तो हम कहते हैं शांतावर्ती। तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। अब आपको आगे बढ़ना है। ऐसे कोई भी संख्याएं आ जाए, उन्हें भाग देकर आप चेक कर लो या वर्गमूल निकाल कर चेक कर दो कि क्या उनका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। एक तीसरा भी होता है अशांत अनावर्ती। तीनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा। 2 स्थितियों में परमेय होगा, जबकि तीसरी स्थिति में अपरमेय होगा। शांत या अशांत आवर्ती की दशा में आपकी संख्या परमेय होगी और अनावर्ती की दशा में संख्या आपकी अपरमेय होगी। अनावर्ती क्या होता है दोस्तों? यदि दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद जो अंक रिपीट हो रहे हैं उनका क्रम निश्चित ना हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं, यहां पर आपकी अपरिमेय संख्या। देखिएगा दोस्तों, आपकी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। वह संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं। वह संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं, अपरिमेय संख्याएं
कहलाती है। हाँ तो देखिएगा दोस्तों, वही संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांतनावर्ती होते हैं उन संख्याओं को हम लोग क्या कहने वाले होते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो अब आइएगा देखते हैं इसमें कि जैसा कि आप कैसे पहचानेंगे। तो 1.73, उसके बाद दोस्तों आ जाए 773, 777, अंक तो दोस्तों वही रिपीट हो रहा है लेकिन उसका क्रम निश्चित नहीं है। यहाँ एक बार 7 आया था तब 3 आया, दोबारा 2 बार 7 आया तब 3 आया, अगली बार 3 बार 7 आया तब 3 आया। यही प्रक्रिया अनंत तक चलती जा रही है, इसलिए इस प्रसार को हम लोग कहेंगे अशांत अनावर्ती। और ये जिस भी संख्या का मान होगा उसे कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। इस तरीके से देखिएगा दोस्तों, मान लो दे दिया गया 2.01, 001, 0001 डॉट डॉट अनंत तक कर दिया गया। तो ऐसे भी संख्याएं क्या कहलाती है दोस्तों, अशांत अनावर्ती। इनका दशमलव प्रसार है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। अब आइए देखते हैं, थोड़ा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, परमेय और अपरमेय पहचानने के लिए आपके पास कुछ गुण होने चाहिए कि परमेय और अपरमेय क्या होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। आप लोग देखकर ही बता सकते हैं कि कौन परमेय है और कौन अपरमेय। जैसे परिमेय के लिए कुछ शर्त है, परमेय संख्या, और चलिए इधर समझ लेते हैं अपरिमेय संख्या। अब आइए देखते हैं दोस्तों, परमेय के लिए शर्त क्या होना चाहिए। 3 शर्त है। पहली बात, दशमलव प्रसार अगर दोस्तों क्या दिया गया हो, दशमलव रूप दिया हो, किस रूप में दे दिया गया हो, दशमलव रूप में, तो दशमलव प्रसार या तो शांत हो, शांत या अशांत आवर्ती हो, शांत या अशांत आवर्ती हो। जबकि इधर आपको देखना है दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। दशमलव प्रसार क्या हो दोस्तों, अशांत अनावर्ती हो। पहली शर्त है आपकी। जी देखिएगा दोस्तों, दूसरी शर्त क्या है, परमेय की दूसरी शर्त है रूट ना लगा हो, यानी रूट ना बचे दोस्तों। हल करने के बाद लास्ट में, शुरू में लगा हो कोई बात नहीं है, हल करने के बाद लास्ट में रूट नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे रूट ना बचे, जबकि यहाँ पर है उसी का विपरीत है, रूट बच जाए। क्या हो जाए दोस्तों, रूट बच जाए। ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये तो पहला पहला है और ये आपका दूसरा है। तीसरा पॉइंट आपका है दोस्तों पाई, जो पाई है वो ना लगा, पाई ना लगा हो। और यहाँ पर है दोस्तों आपका तीसरा, उसी का विपरीत है, यहाँ हो पाई लगा, पाई लगा। ये देखिएगा दोस्तों, पाई है क्या, तो पाई एक चर राशि है और एक ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार, पाई एक ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो जो आपका पाई है अशांत अनावर्ती है तो अपरमेय कहलाएगा। तो यहाँ आपकी पाई जो थी वो अपरमेय है, तो पाई के साथ अगर कुछ भी लगा रहेगा तो वो क्या रहेगा, अपरमेय। जैसा कि आप जानते हैं कि साथ में रहने से कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ जाते हैं। अगर रूट वाली संख्या साथ में है और रूट नहीं हट पा रहा है तो वो संख्या भी क्या होगी, अपरमेय होगी। पाई लगा हुआ है तो वो संख्या भी क्या होगी, अपरमेय होगी। इन दो स्थितियों में अगर कोई स्थिति नहीं है तो हर दशा में प्रसार क्या होगा, या तो शांत होगा
या तो अशांतावर्ती होगा, और इस दशा में हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो कहेंगे परमे संख्याएं। तो आशा करता है इतना पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताया जाएगा। जी दोस्तों, आइए देखते हैं सम संख्याएं। हम लोग अब देखते हैं दोस्तों कि सम संख्या किसे कहते हैं। वह संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। यानी वह संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है, जैसे इसमें देखिएगा, दो से कौन कौन विभाजित हो रहा है, तो दो से दो तो कट ही रहा है, दो दूना चार भी कट रहा है, छह भी, आठ भी, 10 भी, डॉट डॉट अनंत तक। यानी वह संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सम संख्याएं कहते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर विषम संख्या। क्या देखते हैं दोस्तों, विषम। हाँ देखिएगा दोस्तों, विषम संख्याएं क्या होती हैं। जैसा कि आपने समझ लिया है कि जो दो से पूरा पूरा कट जाए उन्हें हम कहेंगे सम, और जो संख्याएं दो से पूरा पूरा नहीं कटती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम। यानी परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी, वह संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, विषम संख्याएं। जैसे कि 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक। इनका कभी अंत नहीं हो रहा होता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं ये तो आपकी हो ही चुकी है। अब हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या। क्या देखेंगे दोस्तों, भाज्य संख्याएं। भाज्य, अब आपको ये याद रखना है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वह संख्याएं जिनके दो से अधिक अपवर्तक होते हैं, दो से अधिक अपवर्तक होते हैं, क्या कहलाती है दोस्तों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी वह संख्याएं दोस्तों जिनके दो से अधिक अपवर्तक होते हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसा कि अब आप देखिएगा, अगर दो से अधिक अपवर्तक है तभी वो भाज्य होगी, अगर केवल दो अपवर्तक है तो वो होगी अभाज्य। लेकिन अगर दो से कम अपवर्तक है दोस्तों, तो ना तो भाज्य होगी और ना ही अभाज्य होगी। जैसा कि आपका एक है, वो केवल एक ही संख्या से कट रहा है, वो है स्वयं, और किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो उस संख्या को ना तो हम भाज्य कह सकते हैं और ना ही अभाज्य कह सकते हैं। तो यहाँ कहा गया वह संख्या जिनके दो से अधिक अपवर्तक होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। अगर कहा जाए जिनके केवल दो अपवर्तक होते हैं तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बस यहाँ केवल दो लिख लेना दोस्तों, बस अगर हम लोग यहाँ केवल दो लिख देते हैं, परिभाषा वही रहेगी, वह संख्याएं जिनके केवल दो अपवर्तक होते हैं, तब हम लोग भाज्य ना कहकर इसे अभाज्य कहेंगे दोस्तों। क्या कह देंगे, अभाज्य। यानी वह संख्याएं जिनके केवल दो अपवर्तक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य। लेकिन अब हम लोग परिभाषा समझ किसकी रहे दोस्तों, भाज्य की। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ आपको देखना है दो, यहाँ देखना एक, तो एक का केवल एक अपवर्तक है दोस्तों। अपवर्तक का मतलब होता है काटने वाला। तो जो काटने वाली संख्या होती है उसको हम लोग अपवर्तक कहते हैं,
और जो कट जाने वाली संख्याएं होती है उन्हें हम लोग अपवर्त्य कहते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर एक तो केवल एक से ही कटेगा, दो को देखा जाए तो एक से कटेगा और दो से कटेगा। इसी प्रकार हम लोग तीन की ओर चलते हैं तो ये तीन भी आपका एक और तीन से कटेगा। चार की ओर चलते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा एक, दो और चार। एक और चार से तो कट ही रहा था, साथ में दो से भी कट रहा है। पांच की ओर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो केवल एक और पांच से ही कटेगा। छह की ओर अगर आगे बढ़ते हम लोग तो ये कट सकता है, एक और छह से तो कटेगा ही, साथ में दो और तीन से भी कटेगा। तो अब इसमें आपको देखना है दोस्तों, इसके केवल एक अपवर्तक है तो ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। यहां देखेंगे केवल दो दो अपवर्तक मिले हुए हैं तो ये संख्याएं आपकी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनके केवल दो ही अपवर्तक हैं। जबकि आप यहां देखेंगे तो इनमें देखिएगा दो से अधिक है, अर्थात यहाँ तीन है और यहाँ चार है, तो दो से अधिक अपवर्तक है तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या है। तो चलिए जैसे कि है आपने भाज्य की परिभाषा लिखी है तो 4, 6, 8, 9 भी कटेगा दोस्तों, चेक कर लेना। एक और 9 के साथ साथ 3 से भी कट रहा है, इसके तीन अपवर्तक हो गए, इसलिए आप इसे कहोगे भाज्य संख्या है। 10 तो कट ही रहा है दोस्तों, 11 नहीं कट रहा है, 12 कट रहा है, ऐसे डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक। इस प्रकार ये आपकी हो गई है भाज्य संख्याओं के उदाहरण। अब हम सबको देखना है अभाज्य संख्याएं। अब जैसा कि आपको बता दिए, जो आपका एक है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आगे बढ़िएगा थोड़ा, हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं। परिभाषा सेम है दोस्तों, बस केवल आपको बता दिया गया है, बस आप उसे नोट कर सकते हैं। अभाज्य कहते किसे हैं, जिनके केवल दो अपवर्तक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। यहाँ केवल दो लिखना है और यहाँ अपवर्त यानी अभाज्य लिख देना है, बाकी और कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, परिभाषा सेम है। उदाहरण में आप देखेंगे यहाँ 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट अनंत। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों कौन सी है, 4 है। अगर कहा जाए सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या दोस्तों कितनी है, 9। बाकी तो आगे सब सम है दोस्तों, यहाँ 9 ही है जो विषम है। अब आपको यहाँ आगे देखना है, अगर यहाँ पर कहा जाए सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, तो कहेंगे 2 है। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है, तो 3 है। अगर सब यानी सम और विषम ना कहा जाए, केवल अभाज्य कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, 2 बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके विकल्प में पूछे जा सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अपवर्त्य और अपवर्तक भी समझ गए हैं। वह संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है उनकी अपवर्तक कहलाती है, और जो दी गई संख्याओं से कट जाती है अपवर्त्य कहलाती है। जैसे अगर कहा जाए 5 का अपवर्तक, 5 का अपवर्तक। अब आपको दोस्तों अपवर्तक बताना है, तो यहाँ देखोगे 5 किन किन संख्याओं से कट रहा है, तो या तो ये 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, अर्थात इसके दो अपवर्तक निकले, 1 और 5। ऐसे ही कहा जाए 18 के कौन कौन से अपवर्तक हैं, तो दोस्तों ये 1 से कटेगा। क्या ये 2 से भी कटेगा, जी बिल्कुल कट जाएगा, 2 9 18। क्या ये 3 से भी कट सकता है, जी 3 छक 18। क्या ये 4 से कटेगा, जी बिल्कुल नहीं कटेगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। 5 से तो बिल्कुल कट ही नहीं सकता, 6 से कटेगा, 6 तिया 18। इसके बाद 9 से भी कट जाएगा, 9 दूना 18, और फिर 18 से तो कट ही रहा है। इसके अपवर्तक हुए कितने, 6 अपवर्तक है दोस्तों, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6।
कितने अपवर्तक हो गए? 6 अपवर्तक हो गए। तो अगर कहा जाएगा 18 के कितने अपवर्तक है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं 18 के 6 अपवर्तक है। अपवर्तक तो आप भली बात समझ गए। अगर कहा जाए कि यहाँ पर 18 क्या है, तो 18 इन सब का अपवर्त है। इन सब का क्या है? जो कट रहा है दोस्तों उसे अपवर्त कहा जाएगा, और जो काट रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? अपवर्तक। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये तो आप समझ गए। अब हम लोगों को देखना है एलसीएम और एचसीएफ क्या होती है। तो अब आपको परिभाषा एक बार स्पष्ट कर लेनी है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाती है, उन संख्याओं की एचसी यानी एलसीएम कहलाती है दोस्तों। क्योंकि छोटी से छोटी संख्या है और कट जा रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे। यानी एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, एलसीएम की परिभाषा क्या होती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं की एलसीएम कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एचसीएफ को। किसको देखते हैं दोस्तों? एचसीएफ को। जैसा कि यहां देख लो, आपको कह दिया जाए 4 और 6 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, तो आपको स्पष्ट होगा जो 4 और 6 दोनों से कट रही है वो है 12, 24, 36। काट कर देख लीजिएगा, 4 3 12, 6 दूना 12, 4 6 24, 6 चौक 24, 4 9 36, 6 छक्के 36। ये सब ऐसे डाटा का नाम। अब आप एलसीएम कहते किसे हो? जो सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। तो परिभाषा तो स्पष्ट हुई होगी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं की एलसीएम कहलाती है। जैसा कि हमें मिल चुका है 4 और 6 का एलसीएम 12। अब आपको देखना है यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ कहते किसे हैं? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी था तो यहाँ बड़ी से बड़ी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है, उन संख्याओं की एचसीएफ कहलाती है। यानी जो काट देगा दोस्तों उसे कहेंगे एचसीएफ, और जो कट जाएगा उसे क्या कहेंगे? एलसीएम। यानी एक बार परिभाषा फिर से स्पष्ट कीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है, उन संख्याओं की एचसीएफ कहलाती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, किसकी किसकी बात की जाए? 24 और 36 की। इसको देखिएगा, इसे तो 2 भी पूरा पूरा काट रहा है, 1 भी पूरा पूरा काट रहा है, क्योंकि 12 दूना 24, 18 दूना 36। क्या 4 भी काट रहा है? जी बिल्कुल काट रहा है, 4 भी काट रहा है। 4 6 24 और 4 9 36। जी क्या 3 भी काट रहा है? जी काट रहा है। 3 8 24, 12 3 36। 3 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है। 6 को देखते हैं दोस्तों, 6 चौके 24 और 6 छके 36। अब इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं है जिस पूरे को क्या कर सके, यानी इन दोनों को पूरा पूरा काट सके। तो काटती तो बहुत है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या को हम लोग एचसीएफ कहेंगे, अर्थात इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। तो भाई इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली पर कि इस अभ्यास में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है यहाँ किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रश्न किसी भी किताब से आए, आपको विधि स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आपको विधि स्पष्ट है तो क्वेश्चन कहीं से भी लिए गए हों, कोई डरने वाली बात है नहीं, आपका क्वेश्चन अवश्य ही लग जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लगातार देखिएगा, तो आपको पूरी वीडियो स्पष्ट समझ में आ जाएगी, जिससे आपका कोई भी सवाल इस चैप्टर का फंस नहीं सकता। तो ओके दोस्तों, अब आइए चलते हैं आपके इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों की ओर कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
हाँ तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आपका पहले टाइप का प्रश्न कैसे मिल सकता है, आपसे कह सकता है कि संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब वो कोई भी संख्याएं दे सकता है और आपसे इतना कह सकता है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आप क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं कि आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो अब आओ देखते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किसी भी संख्या को व्यक्त करना। तो अब यहाँ आपको ऐसी लाइन खींच देनी है और यहाँ पर आपको जिस भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है उसको ऊपर लिख दीजिए। अब सबसे पहले आपको ये देखना होगा, इसे हम काट कर अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ते हैं, यानी अभाज्य संख्या के रूप में इसे तोड़ देना है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जो इसे काट रही हैं। उन्हीं अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणे का जो भी रूप हो, यानी गुणनफल में जो रूप आप तैयार करते हैं उसी रूप को आप क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो गुणा का जो रूप होगा, देखिएगा पहले तो हम लोग इसे 2 से काटते हैं। क्या दोस्तों ये 2 से कटेगा? जी शायद कट जाएगा। 2 से काट कर देखिए, 2 तिहाई 6, पूरा पूरा कट गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 से ज्यादा ना हो, 2 दूना 4, 1 बच गया होगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास 5 था, आपने 4 काटा है, 2 दूना 4, 1 बचा। 1 के बगल में अगर हम 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 10। अब आप 2 से आराम से काट सकते हो, 2 पंचे 10। क्या ये संख्या दोस्तों कटेगी और किसी संख्या से? जी हम देखते हैं, कटेगी जरूर, पर 2 से तो नहीं कट सकती। काट कर देख लो, क्योंकि 2 से वही कटेगी जिसके लास्ट में सम अंक होगा। तो 5 विषम है, 2 से नहीं कट सकती। हम लोग 3 से काट कर देखते हैं क्या कटेगा 3 से। 3 एकनम 3, ये तो कट गया दोस्तों पूरा, लेकिन 3 से अब की बार अगर काट रहा है तो 3 शून्य शून्य 2 बच जाएगा, हो जाएगा 25, 3 8 24, नहीं कटेगा। और 3 से ना कटे तो फिर 5 से काट कर देख लो, 5 छक 30, 5 छक 30, शायद 2 बच गया है दोस्तों। तो अगर 2 बचा तो कितना हो जाएगा, 30 और 2 32, 2 बच गया, 2 के बगल में 5 लिखेंगे तो आ जाएगा 25, 5 25 25। अब आइए देखते हैं क्या दोस्तों फिर ये कटेगा 5 से? जी बिल्कुल कटेगा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 65 से ज्यादा ना हो तो आप बड़े आराम से काट सकते हैं। वैसे 10 बार पढ़ाना 5 नाम 50 हो जाएगा, 10 बार नहीं पढ़ सकते, इसलिए एक बार काटिए पहले। 5 एकन्ना 5, कितना बच गया दोस्तों? 1 बच गया, क्योंकि 6 था, आपने 5 काट दिया, 1 बचा, 1 के बगल में 5 लिखेंगे तो हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15। अब ये सीधा सीधा 13 से कट जाएगा। अब अगर आप इसको देखें तो आपको मिला क्या क्या, एक बार 2 मिला है, 2 बार 5 मिला है, 2 बार क्या मिला दोस्तों, 5, और फिर एक बार आपको मिल चुका है 13। अब देखते हैं यहाँ पर, चाहे ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी उत्तर सही है। 5 2 बार है, हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 कितनी बार है, 2, तो इसकी पावर 2 लगा देते हैं। किसी पद की बारंबारता को उसकी घात कहते हैं, अर्थात कोई भी पद जितनी बार आता है उसकी घात बन जाता है, घात कहलाता है। 5 आ रहा था 2 बार, तो हमने 5 की पावर क्या लगा दी दोस्तों, 2। गुणे क्या बचा हुआ है, 13 बचा हुआ है, ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से आप लोग काट सकते हैं 5005 को। अब देखिएगा, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में विषम अंक है, और जब लास्ट में विषम अंक होता है तो कभी भी सम से तो कट ही नहीं सकता। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, क्या ये कटेगा 3 से? तो पहले आप अंकों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा, अगर वो कट रहा है 3 से तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 3 से। तो जोड़िए, 5 और 5 10। क्या 10 आपका 3 से कटेगा? कहोगे बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 से नहीं कटा। अगर ये नहीं कटा तो ये भी नहीं कटेगा। नहीं कटा तो आप 5 से काट सकते हैं। कहाँ से दोस्तों? 5 से काट सकते हैं। तो अब देखिएगा, 5 से किसको काटना है, 5005 को। 5 से 5 एकन्ना
5 एकनम 5 है तो कट गया दोस्तों, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य और 5 एकनम 5। क्या अब भी कटेगा 5 से? अब देखिए 5 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट में या तो 0 होता है या फिर 5 होता है, उसके अलावा कोई भी संख्या 5 से नहीं कटती। तो यहाँ तो 5 था, कट गया, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ये नहीं कट सकता। सम से तो कटेगा नहीं। फिर आप अगली विषम संख्या को चेक करते हैं। 7 से देखो कटेगा, पहाड़ा तो पढ़ना ही होगा। 7 एकन्नम 7, आपके पास था 10, 7 आपने काट दिया, 3 बच गया। 3 के बगल में अगर आप 0 लिखेंगे तो हो जाएगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा दोस्तों। फिर यहाँ 1 था, उतार देंगे 21। जी 7 तरीके 21 था, 7 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 7 से काट दीजिए। देखिएगा 7 एकन्नम 7, एकन्नम ले गए दोस्तों, 3 बच गया, हो गया 23, 7 चौक 28। यहाँ बचा है 2, और 2 के बगल में आएगा 1 तो हो जाएगा 21, 7 तिया 21। अब देखिएगा दोस्तों, क्या ये संख्या फिर 7 से कटेगी? हो सकता है, ट्राई करना है। 7 दूना 14, ये तो कट गया, लेकिन यहाँ 3 बच गया जो कि 7 से कटने वाला नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ये संख्या 9 से कटेगी। कहोगे बिल्कुल नहीं कटेगी, जो 3 से नहीं कट सकता उसके जो अपवर्त हैं उनसे भी नहीं कट सकता। अर्थात अगर 3 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा। तो अब हम लोग देखते हैं 11 को, 11 से काटो, 11 करना 11, आपके पास 14 था, 11 कट गया, 3 बच गया, 3 के बगल में 3 लिखेंगे होगा 33, जी कट जाएगा, 11 तिया 33। तो अब हम लोग देखते हैं 11 से, 11 करना 11, 3 बच गया, हो गया 33, 11 तिया 33। अब ये काट देते हैं 13 से, 13 करना 13। अब आपको देखना है दोस्तों, यहां मिल गया होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। जी बस यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, और कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो ये आपका हो चुका है आंसर। अब आप अगली संख्या की ओर बढ़ते, थोड़ी बड़ी संख्या है तो आप लोग तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, पर चलिए देखते हैं इसको भी। इसी प्रकार से काटना है, जिस प्रकार से संख्याओं को काटा गया है उसी प्रकार से आप इसको भी काटिएगा। कितना दिया है? 20,570। लास्ट में 0 है, और अगर 0 है तो 2 से तो कटेगा ही, हर हाल में कटेगा। काट दो, 2 एकन्नम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 दूना 4, 1 बच गया, 1 के बगल में 7 होगा तो हो जाएगा 17, 2 अठे 16, 2 अठे 16 दोस्तों, 17 था, 1 बच गया 10, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कट सकता क्योंकि लास्ट में आ गई विषम संख्या, अगर विषम आ गई है तो कभी भी ये 2 से नहीं कट सकता। अब ये क्या 3 से कटेगा? जोड़ना पड़ेगा, जोड़ कर देखो, 5 और 8 13, 2 15 और 1 16 आ गया जोड़ने पर। क्या 16 कट रहा है 3 से? जी बिल्कुल भी नहीं कटा, 3 5 15, 1 बच जाएगा, नहीं कटा, तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। सम से तो कटेगी नहीं, कटेगी विषम से, क्योंकि लास्ट में विषम है। तो 3 के बाद जो विषम संख्या आएगी वो होगी 5। क्या ये 5 से कट सकता है? कहोगे जी बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि 5 से वही सभी संख्याएं कट जाती हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 होता है। 5 दूना 10, पूरा पूरा कट गया। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 2 से ज्यादा ना हो, तो 5 शून्य शून्य, छोटा था इसलिए 0 बार पढ़ दिए। 2 के बगल में 8 उतारेंगे तो हो जाएगा 28, 5 बच्चे 25, 3 बचा होगा दोस्तों, 3 के बगल में आप लिखने वाले हैं 5 तो हो जाएगा 35, 5 सते 35। अब देखते हैं क्या ये संख्या 5 से फिर कटेगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कटेगी दोस्तों, क्योंकि 5 से कटने के लिए शर्त होता है इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद सम से तो कटेगी नहीं, तो हम लोग अब 7 से देखते हैं। 7 से काटिएगा, 7 दूना 14, 6 बचा होगा दोस्तों, तो 6 के बगल में 5 लिखेंगे तो हो जाएगा 65। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 65 से ज्यादा ना हो तो 7 9 63, 2 बच गया, 2 के बगल में 7 उतारेंगे तो हो गया 27। ये 7 से नहीं कटने वाला है क्योंकि 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 के 21। तो चलो 7 से नहीं कटा। अब 9 से तो बिल्कुल भी नहीं कट सकता, क्योंकि जो 3 से नहीं कटा वो 9 से नहीं कटेगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 11 से। 11 से देख लो, 11 का नाम 11,
11 का नाम 11 और कितना 20 हुआ दोस्तों, तो 11 और 9 20 हुआ। 9 के बगल में 5 उतारेंगे तो 11 का पहाड़ा पढ़िए 95 से ज्यादा ना हो। 11 अठे 88, 11 अठे 88, 7 बच गया होगा। 7 के बगल में 7 उतारेंगे 77, तो 11 सते 77। तो अब ये कट रहा है जी, 11 से तो काट दीजिए 11 करना। 11 9 बचा 95, 11 अठे 88, कितना बचा 7 हो गया 77, 11 सते 77। तो ये रहा दोस्तों, ये तो आपका इतना कट गया। क्या ये अब भी कटेगा 11 से? चेक करना जरूरी है। 11 करना 11, 11 करना 11, आपके पास 18 था, आपने 11 क्या कर दिया, काट दिया, तो शेष बचा कितना 7। और 7 के बगल में अगर 7 उतारेंगे तो फिर हो जाएगा 77, और 11 सते 77 कट जाएगा दोस्तों किससे, 11 से। 11 करना 11, 7 बच गया, हो गया 77, 11 सते 77। 17 दोस्तों, तो ये 17 से ही कटेगा, 17 करना 17। तो यहाँ आपको संख्या मिल चुकी है 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17। देखिएगा 11 दो बार है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 11 पावर कितने 2 की 2 बार आया तो 2 पावर लग गई, गुणे हो गया 17। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि दी गई संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखना है, तो आप बड़ी आसान तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं, उसको आप कोई भी प्रश्न होगा अवश्य ही कर पाओगे। बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा और बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, आपका जो दूसरा प्रकार का क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे आपसे पूछा जा सकता है कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। वहां पर संख्याएं दी गई होंगी, जैसे कि आपको दो उदाहरण दे दिया गया है। कहा जा रहा है 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, या फिर 336 और 54 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात करने की दोस्तों दो विधियां हैं, एक तो है आपकी भाग विधि और दूसरी है आपकी गुणनखंड विधि। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि भाग विधियां क्या होती हैं, गुणनखंड विधियां क्या होती हैं। और विधियां ये जो हैं वो तो है ही, लेकिन देखिएगा इस विधि से हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन हो बड़ी सरलता से आप लगा सके। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहले तो देखते हैं भाग विधि। वहां पर विधि का नाम नहीं देगा, और अगर देगा भी तो आपको दोनों विधियां बता दी जा रही है, आप दोनों को स्पष्ट रखिएगा। वैसे ही भाग विधि आपके लिए सबसे सरल विधि होती है। तो अब आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको भाग विधि, उसके बाद गुणनखंड विधि बता रहे हैं। तो यहाँ ये तो आपने देखा होगा कि ये 510 लिखा हुआ है और ये 92 लिखा हुआ है। इन दोनों में 510 और 92 में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, इतना तो स्पष्ट होगा कि ये है 92 तो ये छोटा होगा और 510 क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख लेंगे। चूंकि का मतलब दोस्तों, जैसा कि हम भी जानते हैं और ये बात तो आप लोग भी जानते हैं, तो आप जानते हैं कि 92, चूंकि मतलब हम जानते हैं 92 छोटा है, 510 बड़ा है। यूक्लिड ने दोस्तों भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करने का नियम दिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का। तो अब आपको यहाँ पर वही भाग विधि से ही वो सब सूत्र मिले हुए हैं, तो आपको भाग विधि का उपयोग करना है। तो आपको देखना हमेशा छोटे से भाग दिया जाता है बड़े वाले में, तो 92 से भाग देना है दोस्तों किसमें, 510 में। अब अगर हम लोग यहाँ दो अंक देखें तो दो अंक छोटा है जबकि 3 अंक बड़ा हो जाता है, तो हमें दो नहीं बल्कि तीनों अंक यहाँ पर लेने होंगे। अब हमें 92 का पहाड़ा दोस्तों नहीं आ रहा होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ देर के लिए एक अंक अभी छोड़ दें और यहाँ भी एक अंक छोड़ दें। 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 51 से ज्यादा ना हो, ऐसा केवल आप पहाड़ा पढ़ने के लिए करेंगे। तो 9 पचे 45 होगा दोस्तों। अगर हम 6 बार लेगा तो ज्यादा हो जाएगा, 9 छह 54, इसलिए हम लोग 5 बार ले जाते हैं। 5 दूना 10 के 0,
हासिल तो आया होगा 1, 5 नवा 45 और 1 कितना हो गया दोस्तों 46। माइनस कीजिएगा, जैसे 5 दूना 10 के 0, हासिल आ गया 1, 5 नवा 45 और 1 46। 46 में 4 दहाई 6 का ही होता है, तो घटाएंगे 0 बचेगा, एक उधार लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, एक था एक और आ गया तो हो गया कुल मिला के 11। 11 में से हम लोग घटाएंगे दोस्तों 6 को, तो क्या बचेगा 5, क्योंकि 11 में से 6 गए 5, यहाँ बचा 4 और 4 में से 4 घटेगा दोस्तों तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। आप देखेंगे जो आपका शेषफल प्राप्त हुआ है वो आपके भाजक से छोटा है, तो एक काम करते हैं, भाजक को उठा लाओ नीचे, तो 92 को कहाँ ले आए नीचे, और जो आपका शेषफल था अब वो भाजक का काम करेगा, यानी 50 से भाग दिया जाएगा 92 में, 50 51 50, क्योंकि 50 दोना करेंगे दोस्तों तो 100 हो जाएगा। माइनस कर दो, 2 में से 0 गए 2, 9 में से 5 को घटाएंगे अगर तो 4 बच जाएगा। अब देखते हैं आपका जो 42 है वो हो चुका है छोटा, और जो 50 है दोस्तों वो क्या है बड़ा है, तो हम लोग 50 को कहाँ लाएंगे नीचे, तो 42 इकन्ना 42 हुआ, माइनस करेंगे दोस्तों तो बच जाएगा 8। अब 8 हो गया आपका छोटा, जबकि 42 क्या हो गया बड़ा। तो 42 को नीचे ले आएंगे, तो यहां पर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 42 से ज्यादा ना हो, 8 पंचे 40, बच गया 2। अब देखिएगा दोस्तों 2 आपका छोटा है और जो 8 है वो क्या है बड़ा है, तो 2 चौके 8, पूरा पूरा कट गया दोस्तों, तो किसने काटा 2 ने काटा, इसलिए यहां पर आपका HCF प्राप्त हुआ आपको कितना 2। अब जैसा कि आपको स्पष्ट हुआ होगा दोस्तों कि आपका HCF कितना आ गया 2, क्योंकि 2 ने पूरा पूरा काट दिया है। अब हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे लगाते हैं। ऐसे यहाँ आप नोट कर लेंगे 92 को, और एक तरफ नोट कर देंगे 510, दोनों के सापेक्ष क्या लगाया जाएगा बराबर। एक बार आप ऐसे 92 को लीजिए और उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में उसे तोड़ दीजिए, तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया 12, 2 छके 12। फिर देखते हैं दोस्तों 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 तियां 6। अब 23 आपकी अभाज्य संख्या है, वो किसी से कट नहीं सकती, इसलिए हमें इसे काटना होगा दोस्तों 23। ये तो कट गया, अब आपको यहां मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 23। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग काटने वाले हैं किसको 510 को 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 1 बच गया होगा 11, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा हो गया 10, 2 पंचे 10। अब देखते हैं दोस्तों ये संख्या 5 से कट जाने वाली है, 5 से काट देते हैं, क्योंकि देखो 3 से तो कटेगी या नहीं, 5 और 2 7, 7 कट जाएगी दोस्तों, 5 और 2 7, 7 और 5 12। आपका जो 12 था वो कट रहा है कैसे 3 से, तो 3 चौके 12, अर्थात जब 3 से कट रहा है तो यानी अगर इसका योग 3 से कट रहा है तो ये क्या होगा कट जाएगा, 3 अठे 24, कितना बचा दोस्तों 1 बच गया 15, 3 बचे 15। अब ये संख्या कटने वाली है, क्या फिर कटेगी 3 से, 8 और 5 13, जी बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि 13 नहीं कट रहा है, तो 5 से काट दो, 5 का नम 5, 3 बच गया 35, 5 सते 35। अब आपको देखना है कटेगा 17 से, 17 का नम 17, अर्थात यहाँ भी आपको मिला दोस्तों 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ गुणनखंड विधि में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही हमारा होगा HCF, तो उभयनिष्ठ है दोनों में 2, तो आपका जो HCF होगा बराबर होगा 2 के।
तो आप चाहे गुणनखंड विधि से लगाइए और चाहे भाग विधि से लगाइए, दोनों में उत्तर समान ही आएगा। तो ये तो रहा आपका एक क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको एक और क्वेश्चन दे दिया गया है, उसको भी आप लगा सकते हैं। जैसे देखिएगा, इसमें भाग विधि से आपको बता रहे हैं 54 छोटा है, पहले आप ऐसे लिख देंगे 54 छोटा है, 336 बड़ा है। 54 से भाग दिया जाएगा 336 में। वैसे दोस्तों आपको किसका पढ़ना नहीं आता, 54 का। एक अंक कुछ देर के लिए यहाँ और एक अंक यहाँ भूल जाओ। 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 33 से ज्यादा ना हो, तो 5 छके 30 हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो 6 चौके 24 के 4, हासिल कितना बचा दोस्तों, 2। 5 छह 30 और 2 32। हाँ, आराम से पहुंच चुका है। कितनी बार दोस्तों, 6 बार, क्योंकि 6 चौके 24, हासिल कितना आया था, 2। 6 पंचे 30 और 2 32। माइनस करो, 6 में से 4 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 2। 3 में से 2 को घटाओगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 1। और यहाँ तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। अब आप देखते हैं 12 छोटा है और 54 क्या है दोस्तों, बड़ा है। तो 54 को ले आओ नीचे। 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 54 से ज्यादा ना हो, तो 12 चौक 48, 12 चौके 48। कितना बचा दोस्तों, एक उधार लो, हो गया 14। 14 में से 8 गए 6। यहाँ 4 बचा क्योंकि इसने एक उधार दे दिया, तो 4 बचा। 4 में से 4 गए, कुछ नहीं। 6 छोटा है तो 6 से भाग दिया जाएगा किसको, 12 को। 6 दूना 12, माइनस करोगे पूरा पूरा कट गया। अच्छा, काटा किसने दोस्तों, तो 6 ने काट दिया। तो जो आपका HCF प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हो गया है 6। अब इसी प्रकार से आप इसका गुणनखंड विधि भी ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे 54 बराबर लगाएंगे और 336 लिखकर भी क्या लगाएंगे, बराबर। अब इसको चलिए हल करते हैं। 54 को काटते हैं 2 से, 2 दूना 4, एक बच गया, हो गया 14। 2 सते 14, 3 से कटेगा दोस्तों, 3 नवा 27, 3 तियानो और फिर 3 अकन्ना 3, यानी 3 बार 3 आया और 1 बार 2 आ गया। तो हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस तरीके से दोस्तों आपने 54 को काट दिया। अब इसी प्रकार से आपको काटना है 336 को। 2 से काटते हैं, 2 अकन्नम 2, 1 बच गया होगा, बगल में रहेंगे तो हो जाएगा 13। 2 छक्के 12, 1 बच गया होगा, हो गया 16। 2 अठे 16। फिर 2 से काट देते हैं दोस्तों, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर चलिए देखते हैं, 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 खंडन 2। अब 3 से कटेगा, 3 से 21 और 1 कट जाएगा दोस्तों 7। तो यहाँ आपको मिला हुआ है 4 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 7। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो अब यहाँ आपको दोस्तों इतना कुछ तो मिल चुका है। इसके बाद देखते हैं जो आपका HCF होता है वो इसमें होता है कॉमन संख्या। तो यहाँ भी 2 है, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो 3 भी कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं है। 2 एक बार ऊपर है, 4 बार नीचे है, तो 1 के बार कॉमन हुआ, जिससे यहाँ इसको उतार लिया। 2 ऊपर नहीं है, नीचे नीचे बचा है, लेकिन यहाँ अब 3 नीचे नहीं है, ऊपर बचा है। 7 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, इसलिए 2 ही संख्याएं कॉमन है। तो 2 तिहाई 6, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर। तो जो आपका HCF होगा इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग देख लेते हैं कि LCM, दी गई संख्याओं का LCM कैसे ज्ञात करते हैं। अब इन्हीं संख्याओं को हम लोग देख लेते हैं LCM में लेकर, क्योंकि जिस प्रकार आप HCF निकालते हैं सेम उसी प्रकार आपको क्या निकालना है, LCM भी निकालना है।
तो देखते हैं दोस्तों, अब की बार हम सबको क्या देखना है, एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्ती, यानी दिए गए संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। तो अभी भाग विधि से हम लोग एचसीएफ ज्ञात किए थे, ये यहीं तक रहेगा, एचसीएफ नहीं रहेगा, गुणनखंड तो आप कर ही चुके हैं। आइएगा दोस्तों, देखते हैं कि इन संख्याओं का हम लोग एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें आप परिभाषा तो पढ़ ही चुके हैं, अब आपको केवल विधि समझनी है। एलसीएम में यह होती है भाग विधि, दोनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं और काटते हुए चले जाते हैं। तो है कितना, 510, 92। आप कोई भी संख्या लीजिए, चाहे वो एक संख्या कटे या दोनों संख्याएं कट जाए, जो कटेंगे उन्हें काट देना, और जो नहीं कट रही है उनको वैसे ही क्या करना, नोट कर देना। जी, जो नहीं कट रही है उनको वैसे ही क्या करना, नोट कर देना। स्पष्ट दिख रहा होगा। तो देखते हैं, पहले से 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, 1 बच गया दोस्तों, कितना हो गया, 11। तो आप 2 पंचे 10, 1 बच गया, 10 हुआ, 2 पंचे 10। फिर इसे भी काटो, 2 चौके 8, 1 बच गया, ये हो गया 12, 2 छके 12। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं 2 से, तो ये तो नहीं कटेगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, लेकिन ये कट जाएगा। तो ये रहा 255, और यहाँ 2 दूना 4, 2 तियाए 6। अब हम लोग इसको भी नहीं काट सकते, क्योंकि ये भी विषम अंक लास्ट में लेकर पहुंच गया है। अब हम लोग क्या 3 से काट सकते हैं, काट के देखिएगा, 5 5 10, 10 2 12। जो आपका 12 है वो कट रहा है 2 से, इसलिए ये भी कट जाएगा 2 से। काट 2 से नहीं, सॉरी, कटेगा दोस्तों 3 से, क्योंकि 3 यानी अगर योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 से काट देते, 3 8 24, 1 बच गया 15, 3 बचे 15। 23 तो दोस्तों कटेगा नहीं 3 से। अब हम लोग इसे देखते हैं, क्या 5 से कटेगा, जी 17 बचे 85 हो जाएगा, पर 23 नहीं कटेगा। अब ये दोनों अभाज्य हैं, तो एक बार आप काट दो 17 से और एक बार काट दो 23 से। तो 17 कन्ना 17, 23 नहीं कटा। अगली बार में जब इसे 23 से काटा गया तो दोनों कट गए। ये तो आपने भाग विधि से एलसीएम ज्ञात कर दिया। इन जो अंक आपको प्राप्त हुए हैं, इन अंकों का आपस में गुणा कर दीजिए, बस यही हो जाता है आपका एलसीएम। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। देखिएगा दोस्तों, आसानी से आप गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 12 पंचे 60। इन 4 अंकों का गुणा आप लोग पहले कर लेते हैं, और यहाँ भी इसका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। तो इस दो अंक का एक साथ गुणा कर लेते हैं। 17 तिहाई 51 के 1, हासिल कितना बचा होगा, 5। 17 से 51 के 1 हासिल है 5, 17 दूना 34 में 5 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना होगा, 39। अब आप देखते हैं एक जीरो है, तो उस जीरो को आप बढ़ा दीजिए और 6 का बाहर कर दीजिए। 6 का नाम 6, 6 नवाए 54, 54 के 4। हासिल कितना आया दोस्तों, तो हासिल आ गया होगा 5। 6 त्रिक 18, 18 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 23। अर्थात जो मान प्राप्त हुआ है आपको एलसीएम का, वो आ गया 23,460। कितना आ गया दोस्तों, 23,460। इस तरीके से ये तो थी आपकी भाग विधि। यहाँ पर भी आपको वही लिखना है, एलसीएम। एलसीएम गुणनखंड विधि में कैसे करते हैं दोस्तों, ये तो आपकी थी भाग विधि, समझ में आपको आ जानी चाहिए। और ये रही आपकी कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। इसमें देखते हैं जो कॉमन मिल रहा है उसको भी नोट कर लेते हैं, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी नोट कर लेते हैं।
तो ये रहा 2, आपका कॉमन मिल गया। ऊपर 2 है, क्या नीचे फिर 2 है? जी नहीं है, फिर भी नोट कर दो। आप 3 देखते हैं तो 3 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, 3 को भी नोट कर दो। 5 दोस्तों देखते हैं नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, इसको भी नोट कर दो। 17 देखते हैं नीचे है दोस्तों लेकिन ऊपर नहीं, उसको भी नोट कर दो। लास्ट में बचा हुआ है 23, 23 को भी क्या कर दो? नोट कर दो। गुणा कर दो, फिर वही काम होगा। इनका गुणा 2 दूना 4 × 12 पंचे 60, और 17 का गुणा 23 में दोस्तों अभी हम लोग कर चुके हैं, आया है 391। एक जीरो वैसा रहेगा। 6 का नम 6, 6 9 54 के 4 हासिल है 5, 6 × 18 5 23। यहां से भी दोस्तों आंसर वही आएगा। तो आप चाहे गुणनखंड विधि से लगाएंगे और चाहे भाग विधि से लगाएंगे, आंसर तो आपका वही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ तक ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ चुकी होगी। अब आइए देखते हैं एक दूसरा सवाल है, उसका भी हम लोग एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ आपको दे दिया गया दोस्तों 336, 54, 2 से कट रहा है, 2 का नम 2, 1 बच गया, हो गया 13, 2 छके 12, 1 बच गया दोस्तों क्योंकि 13 था, 1 बच गया, फिर हो गया 16, 2 8 16, काट दो 2 से, 2 दूना 4, 1 बच गया, 1 के बगल में क्या लिखेंगे दोस्तों? 4, तो हो जाएगा 14, 2 सते 14, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से तो दोस्तों आपका 27 नहीं कटने वाला है, रहने दीजिए कोई बात नहीं, फिर 2 से काट दो क्योंकि कट रहा है, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 27 दोस्तों तो कटने वाला है नहीं, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 का नम 2, 27 नहीं कटा जी। अब आपको देखना क्या ये 3 से कटेगा? जी बिल्कुल 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 9 27, क्या फिर कटेगा 3 से? जी कटेगा, 7 नहीं कटेगा लेकिन 9 कट जाएगा, फिर 3 से 7 नहीं कटा लेकिन 3 कट गया, अब ये कटेगा 7 से। तो देखते हैं इतनी संख्याएं आपको मिल चुकी हैं, अब आप ऐसे लिखेंगे LCM, इसका गुणा कर देंगे, जितनी भी संख्याओं ने काटा है सबका आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। 4 बार कौन आया है दोस्तों? 2, 3 बार दोस्तों कौन आया है? 3, और 1 बार आ चुका है 7, तो चलिए गुणा कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, इतने अंकों का दोस्तों हम लोग गुणा कर लेते हैं, कितना आ गया? 48, इधर ही गुणा कर देते हैं, 3 तिया 9, 9 सते 63, 3 तिया 9 और 9 सते 63। अब दोस्तों आपको गुणा करना है 48 और 63 का, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे 48 गुणे 63, देखिएगा 3 8 24, 3 8 24 के 4 हासिल कितना बचा? 2, 3 चौक कितना हुआ दोस्तों? 12 हो गया, और 6 अठे 48, 3 चौक 12 हो गया और 6 अठे कितना हो गया? 48, 48 में 12 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 60, और 2 कैरी बचा था यानी 60 और 2 62, 62 के दोस्तों लिखेंगे 2, हासिल कितना बचेगा आपका? 6। जब इस 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 62, 62 के आपने 2 लिख दिया और 6 बच गया। फिर यहाँ देखते हैं किनारे वालों का भी आपस में गुणा, 6 चौक 24, 6 चौके 24 और 6 30, यानी जो आपको इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हुआ है, इन दोनों का जो गुणनफल प्राप्त हुआ है दोस्तों, प्राप्त हुआ है 30 24, 3024। अब आइए देखते हैं इसी प्रकार से आपको लगाना है कौन सी विधि दोस्तों? गुणनखंड विधि। गुणनखंड तो आपने कर रखा है, बस केवल गुणा करना है। तो यहाँ पर LCM बराबर है, जो कॉमन हो उसको तो लिखे ही, जो नहीं है उसको भी लिख दो। 2 कॉमन था, 3 कॉमन था, उसको भी लिख दिया गया। अब देखिएगा नीचे अभी 3 बार तो बचा हुआ है, उसको भी आप क्या कीजिए? लिख दीजिए।
अब बचा हुआ है, इसका तो काम हो गया। अब 3 आपने लिख ही दिया है, लेकिन ऊपर अभी 2 बार 3 शेष बचा हुआ है, तो गुणे 3 कर दिए और लास्ट में बचा हुआ दोस्तों 7। यानी अब आपको ये देखना है, जो कॉमन मिल रहा हो उसको भी लिख दो, जो नहीं कॉमन मिल रहा हो उसको भी लिख दो और आपस में गुणा कर दो। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, 2 तिया 6 दूना 12, दूना 24, 24 दूना 48, गुणे 3 तिया 9 63। सेम वही संख्या प्राप्त हुई दोस्तों, 48 और 63, तो गुणा इसका भी वही आएगा 3024। इस प्रकार से दोस्तों आप बड़े ही आराम से ज्ञात कर सकते हैं दी गई संख्याओं के एचसीएफ और दी गई संख्याओं के एलसीएम। तो ये बात तो आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। इसी आधार पर हम लोग थोड़ा और देखते हैं आगे कैसे प्रश्न दिए जाते हैं। तो देखते हैं आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है आपको संख्याएं दे दी गई हो, आपको एचसीएफ दे दिया गया हो और आपसे डायरेक्ट एलसीएम पूछ लिया जाए। आपको संख्याएं दे दी गई हैं, आपको एचसीएफ अथवा एलसीएम दे दिया गया है, और फिर जब 2 दिया जाएगा, 2 संख्याएं दी गई हैं, उसमें से एक एचसीएफ दिया होगा या फिर एलसीएम दिया होगा, एक है दिया होगा, दूसरा आपको ज्ञात करना होगा। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे सकता है पेपर में। जैसे आपको एचसीएफ दे दिया गया, यानी संख्याओं के एचसीएफ दिए हैं और उन्हीं संख्याओं के आपसे एलसीएम पूछ सकते हैं। कि अब आपको देखना है कि कह रहा है यदि एचसीएफ किसका किसका 306 और 657 का जो एचसीएफ है दोस्तों वो कितना है 9, तो फिर आप 306 और 657 का एलसीएम क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। या फिर इस तरीके से कह सकता है यदि एचसीएफ 120 कामा 225 बराबर 15, अर्थात इन दोनों के जो एचसीएफ हैं वो कितने हैं दोस्तों, तो 15 हैं, और इन्हीं दोनों के आपको एलसीएम क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग देखते हैं कि आपको संख्याएं दे दी गई है और एचसीएफ दे दिया गया, तो ऐसे लिख दो, चूंकि मतलब जानते हैं या फिर दिया है, दिया क्या गया है, संख्याएं, तो आप ऐसे लिखोगे संख्याएं कौन सी है, 306 का एचसीएफ कितना दिया गया 9, और आपसे कहा गया है क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम क्या कीजिए दोस्तों, ज्ञात कीजिए। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, अर्थात संख्याएं दे दी जाए और एचसीएफ दे दिया जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम लोग क्या देखते हैं, एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। चूंकि मतलब हम लोग जानते हैं एक सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिएगा दोस्तों, जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे संख्याओं का गुणा कर देते हैं, तो 306 गुणे 657, ये तो आपकी संख्याएं दे दी गई हैं और यहाँ दे दिया गया है आपका, ये हम लोग पहला क्वेश्चन अभी हल किए हैं। पहला क्वेश्चन हल किया जा रहा है, तो एचसीएफ कितना दिया दोस्तों पहले का, यहाँ पर आपने नोट कर दिया कि दिया है 9, गुणे क्या ज्ञात करना है आपको, एलसीएम। 9 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या कर देगा, भाग करेगा, 306 गुणे 657, भाग का मतलब होता है दोस्तों बटा, और बटे में कौन आ गया 9, बराबर केवल और केवल क्या बचा, एलसीएम बच गया। तो अब आपको यहाँ देखना है कि अगर कट रहा हो तो आप बड़े आराम से काट सकते हैं। तो कट रहा होगा, किसी को भी काट दो, चाहे इसको काटो चाहे इसको, दोनों कट जाएंगे। काट देते हैं तो 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 से ज्यादा ना हो, 9 तिहाई 27, कितना बचेगा दोस्तों, 30 था, 27 आपने काट दिया, शेष 3 बच गया, 3 के पड़ोस में 6 लिखेंगे तो हो जाएगा 36, 9 चौक 36, अर्थात आपको मिला 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। अब देखते हैं इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा दोस्तों, तो बराबर होगा एलसीएम के। तो अब चलिए देखते हैं इन दोनों का गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो भी मान प्राप्त होगा वो आपका एलसीएम होगा। 657
गुणे कितना दोस्तों, तो गुणे है 34। 4 सते 28 के 8, 4 सते 28 के 8, शेष क्या बच गया होगा, तो शेष बचा होगा आपका 2। 4 पंचे 20 और 2 हासिल था तो कितना हुआ दोस्तों 22। 22 में आपने 2 लिख दिया, 2 शेष बच गया। 4 छक 24 और 2 हासिल था 26। आप इकाई अंक से गुणा कर चुके हैं तो इकाई अंक के नीचे क्रॉस लगा दीजिए। जब दहाई से गुणा करेंगे तो दहाई के नीचे लिखना भी प्रारंभ करेंगे। 3 सते 21 के 1 हासिल कितना बचेगा दोस्तों, 2 बच जाएगा। 3 पचे 15 और 2 हासिल है तो कितना हो गया 17। अब देखते हैं, ये तो हो गया हासिल, यानी 17 के आपने क्या लिखा 7, फिर 1 हासिल बच गया। 3 छक 18 और 1 इधर बचा हुआ था 19। जोड़ देंगे तो 8 के तो 8 है रहेगा, 2 और 1 3, 7 और 6 13 के 3 हासिल है 1, 9 2 11, 1 हासिल है दोस्तों 12, हासिल 1 बच गया, 1 और 1 2, यानी 22 33 8। ये आ गया आपका दोस्तों 22 35 8। ये आपका क्या आया एलसीएम। इस प्रकार आपको मिल सकता है आपका आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका लगभग इस टाइप का हो चुका है। इसके बाद अब आप देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसमें भी आपको कुछ पॉइंट दे दिया गया है। दूसरा आपको दूसरा हल करना है। उसमें आपको दी गई है दोस्तों संख्याएं। क्या दे दी गई है, संख्याएं। दूसरे में भी दी गई है 120 और 225। तो यहाँ आप लिखने वाले हैं 120 कामा 225। 120 और 225 से तो हो गई आपकी संख्याएं। फिर दोस्तों आपको दे दिया गया है HCF, और HCF कितना दे दिया गया है, तो HCF दे दिया गया है 15। आपसे कहा गया है दोस्तों क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों में देखिएगा दोस्तों, आपको वही काम करना है, सूत्र लगाना है। सूत्र आपको पता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे एलसीएम। संख्याएं हैं कौन सी दोस्तों, 120 गुणे 225 बराबर है HCF। HCF क्या है 15 गुणे है एलसीएम, और एलसीएम आपको दोस्तों क्या करना है, ज्ञात करना है। स्पष्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जी दिख रहा है। अब आपको देखना है 15 गुणा करा इधर आएगा दोस्तों, क्या करेगा भाग करेगा, तो ये होगा 120 गुणे 225। भाग का मतलब होता है बटा, और बटे आ गया 15 बराबर केवल क्या बचा एलसीएम। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों, चाहे 15 से 225 को काट दो और चाहे 15 से 120 को, तो 120 को काटना आसान है, 15 अट्ठे 120, यानी शेष बचा कितना दोस्तों 8 बचा, और यहाँ क्या बचा 225 बराबर केवल क्या बचा एलसीएम। अर्थात अब जो हमारा एलसीएम होगा इन दोनों का गुणा करने से प्राप्त होगा 8 पंचे 40 के 0 हासिल आए 4, 8 दूना 16 और 4 20 के 0 हासिल कितना बचा 2, 8 दूना 16 और 2 18। ये दोस्तों आपका आ गया एलसीएम। तो इस तरीके से आप अपना इस प्रकार का भी सवाल जरूर हल कर सकते हैं। आपको आशा करते बहुत ही अच्छे से समझ में आया भी होगा। अब चलते हैं, केवल एक प्रकार से और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं कि अगले प्रकार के प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हल कर लेना। देखिएगा दोस्तों, आपका अगला टाइप का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। आपसे कह सकते हैं यदि HCF 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर आपका HCF एक चर के रूप में दर्शा दिया गया हो तो आप उस चर का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी कह सकता है, यदि 18 और 117 के HCF को
18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो अब आइए देखते हैं कि इस सवाल को कैसे हल किया जाए। तो अब हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, तो यहाँ आप लिखेंगे हल। आपको दी गई है संख्याएं, क्या दी गई है दोस्तों? तो दी गई है संख्याएं 225 कॉमा कितना है 60। इसके बाद दे दिया गया है HCF कितना 225 गुणे 5 माइनस 10x। इसे समीकरण 1 मान लो। क्यों? क्योंकि आपको जो HCF दिया है उसमें एक चर है और उस चर का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप लोग इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आइए हम लोग इसका HCF ज्ञात करते हैं, और जब HCF ज्ञात हो जाएगा बस HCF उठाकर यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो केवल x एक चर बचेगा, उसको हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, चूंकि मतलब जानते हैं 60 छोटा है और 225 क्या है दोस्तों बड़ा है। अब हम लोग 225 में भाग दे देंगे किससे 60 से। 225 में भाग देना है 60 से। 60 का पहाड़ा पढ़िए, 225 से ज्यादा ना हो तो 60 का अगर नहीं याद है 1 0 और 5 छोड़ दीजिए। 6 का पहाड़ा पढ़िए 22 से ज्यादा ना हो तो 6 3 18, 6 चौक 24 हो जाएगा, इसलिए 3 बार तो 3 शून्य शून्य और 3 6 18 क्या हो गया दोस्तों 180। 5 में से 0 घटेगा, क्या बचेगा 5, एक उधार लेंगे 12 में से 8 गए 4, यहाँ 1 में से 1 गए कुछ नहीं। अब आपका 45 छोटा है जबकि 60 बड़ा है, 60 को लेकर आओ 45 एकन्नम 45 दोस्तों कितना बचेगा, एक उधार लेंगे 10, 10 में से 5 गए 5 बचा 5 और 5 में से 4 को घटाया जाएगा तो क्या बचेगा 1, 15 आपका बच गया जो कि छोटा है। 45 को नीचे ले आइए और आ गया 45, 15 दिया 45। अच्छा दोस्तों पूरा पूरा कट गया, काटा किसने 15 ने, तो जो आपका HCF प्राप्त हो गया आपको वो कितना प्राप्त हुआ 15। HCF का मान दोस्तों हम लोग रखने वाले हैं समीकरण 1 में, क्योंकि जो आपका चर है वो समीकरण 1 में दे दिया गया है जिसको आप ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ आपको लिखना होगा HCF का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए देखते हैं दोस्तों समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा यही है, हम लोग HCF और HCF की जगह पर क्या लिख देंगे 15 बराबर दोस्तों आपको दिया है 225 गुणे 5 माइनस में क्या दोस्तों 10x। तो आपको याद रखना है 10x यानी जो आपका x वाला पद है वो ऋणात्मक है, सबसे पहले उसे दूसरे पक्ष में ले जाकर प्लस कीजिए। तो माइनस अगर हम इसे इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो ये होगा 15 प्लस 10x। इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 5 पची 25 के 5 हासिल आए 2, 5 दूना 10 और 2 हासिल था 12, 12 के 2 हासिल आए 1, 5 दूना 10 और 1 11 यानी 1125। 15 दोस्तों इधर प्लस है, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि आपको यक्स को ही रोकना है, बाकी सबको भेज देना है धीरे धीरे करके। तो 1125 माइनस आ गया 15। अब शायद आपके पास घटाने के बाद बचेगा 1110। 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1, बाकी तो आपका 11 था ही। और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 10 गुणे x, गुणा करना उधर जाएगा भाग करेगा दोस्तों, तो ये होगा 1110 बटा 10, 1 0 से 0 कट गया, तो यक्स का मान आपको मिल चुका है 111। अर्थात जो आपका चर दिया गया था उस चर का मान आपको मिल चुका है 111। इस तरीके से इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे कि आपको दिया है HCF, उसे उसमें एक चर है उसको आप समीकरण 1 मान लो, फिर इन संख्याओं की सहायता से आप HCF अंकों के रूप में ज्ञात करोगे, तो मिला आपको 15। यही मान उठाकर समीकरण 1 में रख दिया गया, जोड़ा गया घटाया गया, गुणा हुआ तो गुणा किया गया और भाग हुआ तो भाग भी दिया गया, यानी सारी संक्रियाएं करने के बाद आपको x का मान मिला दोस्तों कितना 111। इसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं आपके अपने दूसरे क्वेश्चन को, और दूसरा क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार से लग जाएगा। तो ये आपका हल है। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं।
आपको यहाँ पर जो दी गई है उनको आप नोट कीजिए। नोट क्या करना है? संख्या कितनी है दोस्तों? तो संख्या है आपकी 18,117। जो आपकी संख्याएं हैं वो है कौन सी? 18,117। और फिर आपको HCF भी दोस्तों दे दिया गया है। HCF कितना दिया गया? HCF है 18m-117। यहाँ पर दोस्तों एक चर राशि मिल चुकी है हम, इसलिए हम लोग भी इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर वही काम करना है, हम सबको देखना है इन दोनों का HCF क्या होगा। इन दोनों का HCF कितना आएगा? तो चलिए देखते हैं इन दोनों का HCF। शायद यहाँ जगह कम पड़ सकती है, भाग देते हैं थोड़ा। जी देखिए दोस्तों, ऊपर कर देते हैं, यहाँ नीचे जगह बचेगी तो कुछ और कर दिया जाएगा। यहाँ देखते हैं, आप जानते हैं 18 छोटा है 117 बड़ा है। 18 छोटा है दोस्तों, 117 बड़ा है, तो हम लोग 18 से भाग देंगे 117 में। 18 का बहाना पढ़ेंगे 117 से ज्यादा ना हो, तो 18 छक्का 108, 18 सत्ते अगर ले जाएंगे तो 126 हो जाएगा। इसलिए 18 छक्का 108 कितना बचा दोस्तों? शायद 9 बच गया, और 9 से भाग दे देंगे किसमें? 18 में। 9 दूना 18। ये दोस्तों पूरा पूरा कट गया। काटा किसने? 9 ने काट दिया है। तो जो आपका HCF प्राप्त हुआ है, HCF दोस्तों कितना प्राप्त हुआ है? 9। HCF कितना प्राप्त हुआ है? 9 प्राप्त हुआ है। तो अब आइए देखते हैं HCF तो आपका आ गया ना, क्योंकि 18 छक्का 108। एक उधार दिए, कितना हो गया? 17। 17 में से 8 घटा था, बचा तो दोस्तों 9। 18 को ले आने नीचे, 9 दूना 18। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपका HCF आ चुका है 9। अब आप लोग HCF का मान कहाँ रखेंगे? मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग रख देते हैं मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा यहाँ पर दे दिया गया है, तो HCF की जगह पर लिखेंगे 9 बराबर है कितना? 18m माइनस में 117, माइनस इधर आएगा, प्लस 9 प्लस 117 बराबर दोस्तों केवल क्या बचेगा? 18m। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126। 9 7 16 के 6 हासिल आए, एक एक और एक हासिल बचा था 2, एक तो आ गया, बराबर आ गया 18 गुणे यम। यम गुणा यम में 18 गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा। 126 बटा करना 18 बराबर यम। 18 सत्ते दोस्तों आ गया 126, अर्थात यम का मान कितना आ गया? 7। तो देखिएगा दोस्तों, आपको यम का मान मिल चुका है कितना? 7। अब हम सबको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है इसी समय इसका LCM भी क्या करना है? ज्ञात करना है। और जब हम सबको LCM ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको देखिएगा दी गई है संख्याएं। क्या दी गई है दोस्तों? संख्याएं दी गई हैं, और HCF भी दे दिया गया है। तो आप LCM सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, चूंकि आप जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो चलिए संख्याओं का हम लोग गुणा कर देते हैं। सूत्र तो आपको पता ही है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों HCF गुणे LCM। यहाँ देखिएगा, अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। LCM HCF गुणे LCM। चलिए देखते हैं दोस्तों संख्याओं का गुणनफल, मतलब संख्याओं का गुणा कीजिए। संख्या है कौन सी? 18 गुणे 117 बराबर HCF। तो HCF आपको मिला है दोस्तों कितना? 9। गुणे क्या है? LCM। 9 गुणा कर इधर आएगा, भाग करेगा तो होगा 18 गुणे 117। भाग का मतलब दोस्तों होता है बटा, बराबर केवल क्या बचेगा? LCM। काट देते हैं, क्या बचा? 2। 9 दूना, दूना मतलब 2 बचा दोस्तों, 9 दूना
18। अब बड़े आराम से आप 2 का गुणा 117 में कर सकते हैं, अर्थात जो आपको एलसीएम प्राप्त होगा 117 दूना 234। जी दोस्तों, ये आपका आ गया एलसीएम, ये आपका क्या हो गया आंसर। जो आपका एलसीएम प्राप्त हुआ है वो कितना आ गया 234। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है यानी वास्तविक संख्या है, ये रहा उसका संपूर्ण मैराथन क्लास। मतलब इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं और किन किन विधियों द्वारा लगाए जाते हैं, उसका आपने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अब शायद ये पूरा चैप्टर आपका बड़े आराम से लग जाएगा, इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो अब अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में जरूर बताना। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियोज आप तक पहुंच जाएं। तो बस दोस्तों, आज की क्लासें समाप्त की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। शुभ संध्या। जय हिंद।